अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एमडीकेट का आज जो है लास्ट यूनिट है, यूनिट 20। इनके बाद फर्स्ट ईयर का जो पोर्शन था यूनिट 3 उसका स्टार्ट लेंगे। तो यूनिट 20 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इनको स्टडी करते हैं। नंबर 1, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जब भी हम लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो तमाम मेथड एंड टेक्निक जहाँ पर कि यानी कितना टेम्परेचर रिक्वायर होगा, कौन सा कितना प्रेशर यूज़ करेंगे, कौन सा कैटालिस्ट यूज़ होगा, कितने कितने पोर्शन में हम रॉ मटेरियल को मिक्सअप करेंगे। तो इस तमाम तरीक़ाकार को, तमाम स्टडी को, इसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहा जाता है। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स। हम लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट क्यों तैयार करते हैं? क्योंकि वो कास्ट के लिहाज से सस्ता पड़ता है, तो इसलिए उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। इनके अलावा इंडस्ट्री में हमारा फोकस जो है किस चीज़ के ऊपर होगा? मेकिंग द प्रोडक्ट इन लार्ज अमाउंट, ज़्यादा मकदार में सब्सटेंस प्रोडक्ट को बनाते हैं। नंबर 2, यूजिंग रॉ मटेरियल एफिशिएंटली। हम जो है रॉ मटेरियल को भरपूर इस्तेमाल करेंगे कि उसमें कोई वेस्ट ना आए, मटेरियल हमसे वेस्ट ना हो जाए। और इनके ऊपर फोकस होगा कि इनका प्राइस कम हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है आसानी के साथ उसे बाय करें और सब्सटेंस की जो है वेस्टेज ना हो। नंबर 4, मेकिंग द प्रोसेस सेफ एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली। एनवायरमेंट फ्रेंडली यानी उसमें कोई ऐसा केमिकल वगैरह ना हो जिससे लेबर को वहाँ पर नुकसान हो, या वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम में जब पानी को बाहर निकालेंगे तो रिवर सी में जब हो जाएगा तो वहाँ पर एक्वेटिक लाइफ इफ़ेक्ट ना हो। इनके अलावा वहाँ पर ऐसा गैसेस वगैरह उनकी प्रोडक्शन ना हो जिससे नुकसान हो। तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है कि कोई भी मेथड एंड टेक्निक जब हम किसी प्रोडक्ट को लार्ज अमाउंट में बनाते हैं कमर्शियल लेवल पर, तो उसमें टेम्परेचर क्या होगा, उनका प्रेशर क्या होगा, किन कितने पोर्शन में उसको मिलाएंगे, उसके लिए कौन सा कैटालिस्ट यूज़ होगा। तो ये है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आपके पास नंबर 1 टॉपिक है एडेसिव का। एडेसिव क्या है? ऐसे सब्सटेंस जो दो मुख्तलिफ चीज़ों को सरफेस अटैचमेंट प्रोवाइड कर देता है, यानी वो आपस में जोड़ देते हैं। तो एडेसिव की हम मुख्तलिफ तरीक़ों से क्लासिफिकेशन करते हैं। यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो मौजूद है वो ओरिजिन के लिहाज से है कि हमारे पास जो एडेसिव है वो नेचुरल है या सिंथेटिक है, यानी ह्यूमन मेड ने बनाया है या हमने किसी प्लांट या एनिमल से उन्हें या मिनरल वहाँ से जो है ऑब्टेन किया है। तो नंबर 1, नेचुरल एडेसिव डिराइव फ्रॉम द नेचुरल सोर्स सच एज प्लांट, एनिमल और मिनरल। सोडियम सिलिकेट में भी स्टिकी प्रॉपर्टी पाई जाती है तो उनको भी यूज़ किया जा सकता है। तो प्लांट, एनिमल, मिनरल, यहाँ से जो हम एडेसिव ऑब्टेन कर लेते हैं वो नेचुरल एडेसिव कहलाते हैं। उसमें एनिमल बेस वाले जो हैं वो कैसीन ग्लू, कैसीन एक प्रोटीन है, मिल्क में पाया जाता है, उसमें स्टिकी प्रॉपर्टी होती है, तो उसको वुड वर्किंग या लेबलिंग के लिए, स्टेकर बनाने के लिए उनको यूज़ करते हैं। हाइड ग्लो, इसमें एनिमल का जो कार्टिलेज, कोलाजन, उनका जो स्किन वगैरह है, बोन्स हैं, उनको जो है यूज़ किया जाता है। इनको वुड वर्किंग में या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो है, जैसे गिटार है तो उसको मुख्तलिफ वुड पीसेस को आपस में कंबाइन करने के लिए इनको यूज़ करते हैं। फ़िश ग्लू क्या चीज़ है? इसमें फ़िश की जो फिन्स होते हैं उनका जो स्किन है या वो उनके ऊपर जो स्टार लगे होते हैं उनके अलावा, या उनका जो बोन्स हैं, तो इन चीज़ों से भी फ़िश ग्लू जो है ये बनाया जाता है। ये एनिमल सोर्स के हैं। आप लोगों ने डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व किया होगा जब हम पाए पकाते हैं, जो माल मवेशी है उनके पाए जब पकाते हैं तो उसमें चिपचिपापन पाया जाता है। तो उसमें ये कोलाजन जो कार्टिलेज या उनके जो प्रोटीन है वो उसमें मिक्सअप होकर वो स्टिकी प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करते हैं। तो इनको एडेसिव के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांट बेस्ड एडेसिव क्या है? स्टार्च एडेसिव, नेचुरल रबर, डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन हाँ स्टार्च का एक डेरिवेटिव है। इन सब को इमेज से समझते हैं। ये है हमारे पास कैसीन ग्लू। कैसीन ये मिल्क से ये ऑब्टेन होगा। जब इसमें NaOH को ऐड कर देते हैं तो इस तरह ट्रांसपेरेंट बन जाता है। इनको हम
एडेसिव के तौर पर यूज़ करते हैं और ये एनिमल ओरिजिन से आता है। तो ये हमारे पास एनिमल सोर्स और उस एनिमल सोर्स जो है नेचुरल सोर्स वो शामिल है इसमें। इनके अलावा फ़िश ग्लू या सी जेल ये मार्केट बेस्ड नेम से अवेलेबल हैं। इसमें क्या होगा, ये भी नेचुरल एडेसिव हैं और इसमें फ़िश का या एक दूसरे एक्वेटिक एनिमल का जो स्किन होगा, उनके फेंस होंगे, बोन्स होंगे, तो उनको उनसे ये एडेसिव जो है तैयार किया जाता है। ये स्टार्च है। स्टार्च जिस तरह हम आटा को गूंदते हैं तो वो भी पेपर्स वगैरह को आपस में चिपका सकता है, उससे वाटर इवापोरेट हो जाएगा और बाकी पोर्शन जो है स्टार्च का वो एडेसिव के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह स्टार्च ये एक नेचुरल एडेसिव है, ये भी उनका एग्जाम्पल होगा। इनके अलावा ये हमारे पास हाइड ग्लू के नाम से या टाइड बॉन्ड इस नाम से जो मार्केट में अवेलेबल होता है, ये नाम से ज़ाहिर है कि हाइड चमड़े से जो है ये हासिल किया जाता है, बनाया जाता है एनिमल के। इनके अलावा ये प्लांट बेस हमारे पास लेटेक्स जो कलेक्ट किया जाता है, मुख्तलिफ जो इनके जो ट्रीज़ होते हैं अपने उसमें कट लगाया जाता है और इस बर्तनों में ये वाइट मिल्क की तरह इस मटेरियल को ऐड किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है और ये इनका एक यूनिट रबर का जो है इससे फिर रबड़ बनाते हैं और इसमें स्टिकी प्रॉपर्टी होती है, इन्हें एडेसिव के तौर पे भी यूज़ करते हैं। एक यूनिट इनका है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या चीज़ है? 2-methyl 1,3-butadiene। आपके पास 1 नंबर पोजीशन और 3 नंबर पोजीशन पर जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है, तो ये 1,3-butadiene टोटल 4 कार्बन है और ये सेकंड जो है यहाँ पर मिथाइल ग्रुप मौजूद है। जनरली इस चीज़ को आइसोप्रीन कहा जाता है। तो जब बहुत सारे ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर आपस में कनेक्ट होते हैं तो ये पॉली आइसोप्रीन बनाते हैं उनको एडेसिव के तौर पर और उससे रबड़ भी बनाते हैं। तो ये प्लांट बेस ये भी नेचुरल है। इनके अलावा एपीक्लोरोहाइड्रेन और बिस्फिनोल ए, इनको इथाइलिन डाइअमाइन सॉल्वेंट में, यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा, ये इथाइलिन डाइअमाइन, इस सॉल्वेंट में इन दोनों को कंबाइन करके एडेसिव के तौर पर जो है इनको यूज़ करते हैं, जिसको हम जनरली समदबांड का नाम देते हैं यहाँ पाकिस्तान में। तो ये भी एक एडेसिव है। हम मुख्तलिफ शूज़ वगैरह को, पेपर को, इनको कंबाइन करने के लिए जो है इनको यूज़ किया जाता है। डेक्स्ट्रिन जो है ये भी पेपर को जोड़ने के लिए यूज़ होता है और ये स्टार्च का एक डेरिवेटिव है। ये पाउडर फॉर्म में होता है और इसके साथ पानी मिलाकर इनका पेस्ट बनाया जाता है और इनको एडेसिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सिंथेटिक हमारे पास जो है ये कौन से है, जो मैन मेड है और ये पेट्रोलियम से या दूसरे केमिकल प्रोसेस के थ्रू इनको तैयार किया जाता है और इनको बरतरी इस वजह से हासिल है कि इनकी स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा फ़ायदेदार होते हैं और ये रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल फैक्टर, जो मॉइस्चर पाए जाते हैं एनवायरनमेंट में, या हीट गर्मी हो या सर्दी हो तो या मॉइस्चर ज़्यादा हो, तो इनके ऊपर जो है कोई असर नहीं पड़ेगा। ये आसानी के साथ दोनों सरफेस को अलग होने नहीं देता। तो इनके नाम याद रखिए कि जो हमारे पास सिंथेटिक है वो पॉलीविनाइल एसीटेट PVA, ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। एक्रेलिक, इपॉक्सी को ऑक्सीरेन भी कहा जाता है जो साइक्लिक ईथर होता है। फिनोलिक रेजिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, सिलिकॉन, साइनोएक्रिलेट, इनको सुपर ग्लू कहा जाता है। तो ये हमारे पास ह्यूमन मेड, मैन मेड एडेसिव हैं। तो एक क्लासिफिकेशन हमने क्या स्टडी की कि आपके पास एक नेचुरल सोर्स और दूसरा जो है सिंथेटिक। नेचुरल सोर्स में आपके पास जो है वो लेटेक्स, जो सिंथेटिक, या डेक्स्ट्रिन जो स्टार्च था, ये आपके पास नेचुरल में आ गए। और ये जो आपके पास है पॉलीविनाइल एसीटेट, एक्रेलिक, इपॉक्सी, फिनोलिक रेजिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, सिलिकॉन, साइनोएक्रिलेट, ये आपके पास सिंथेटिक हैं। और ये नेचुरल एडेसिव के निस्बत ज़्यादा जो है बेहतर हैं
ये बहुत बाइंडिंग पावर इनकी ज़्यादा है और इनकी जो है ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा फ़ायदेदार है, एनवायरनमेंट से ये इफ़ेक्ट नहीं होते। तो इनके ये एग्जांपल जहन में रखें, ये एमसीक्यूज़ में काम आएंगे। इनके ऊपर एमसीक्यूज़ हर एक के ऊपर जो है मौजूद है। एक और क्लासिफिकेशन है कि ये किस तरह हार्ड होते हैं, दो सरफेस को किस तरह मिलाते हैं, किस तरह ये ड्राई होते हैं। तो इनको करिंग जो है कहा जाता है। इनका जो सेटिंग मेथड है खुश्क होने का, दो सरफेस को आपस में मिलाने का, तो इनको करिंग, ये टर्म याद रखें। एक तरीका है, ये एक और क्लासिफिकेशन है। तो नंबर 1 ड्राइंग एडेसिव, जिससे सॉल्वेंट इवापोरेट हो जाए और बाकी पोर्शन, जैसे हम आटा अगर गूंद ले और दो पेपर को मिलाए तो वो तो चिपक जाएंगे और उससे पानी जो है इवापोरेट हो जाएगा। तो इस किस्म का जो ग्लू होगा या पॉलीविनाइल एसीटेट एडेसिव, ये ड्राइंग एडेसिव कहलाते हैं, जिससे सॉल्वेंट इवापोरेट हो जाता है और बाकी पोर्शन जोड़ने का काम करता है। रिएक्टिव एडेसिव, इसमें सुपर ग्लू, एपॉक्सी या एक्रिलेट, इसमें जो हार्डन पाया जाता है या दो सरफेस को जब मिलाया जाता है तो इसमें केमिकल रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन के बेस पर, जैसे आप अगर मट्टी से हम ईंट को आपस में मिलाते हैं दीवार बनाते वक्त, तो ये कोई रिएक्शन नहीं है, फिजिकली जो है पानी उससे निकल जाएगा और उसका जो शेप होगा उसी के मुताबिक ईंट आपस में जो है वो लग जाएंगे। लेकिन अगर ये सीमेंट हो तो सीमेंट में जो है केमिकल रिएक्शन भी होगा। तो एक आपके पास जो टाइप आया, ये किसके बेस पर है कि किस तरह ये जोड़ने का काम करते हैं। तो एक ड्राइंग एडेसिव, जिससे सॉल्वेंट इवापोरेट हो जाता है। रिएक्टिव एडेसिव, जिसमें वो एडेसिव जो है रिएक्शन करेगा आपस में या उस सरफेस के साथ। तीसरा है हार्ड मेल्ट एडेसिव, जिसमें द मेल्ट ऑन हीटिंग, वो जो एडेसिव के तौर पर हम यूज़ करते हैं, पहले उन्हें गर्म करते हैं, वो पिघल जाते हैं। जैसे आपने पेपर जब बोर्ड को भिजवाए जाते हैं, कलेक्ट किया जाते हैं स्टूडेंट से, तो वो एनवलप के ऊपर एक मटेरियल लगाते हैं सिलिकॉन की, उसे पिघला देते हैं और पेपर जो है उनको सील कर देते हैं। या किसी शॉप वगैरह को जब गवर्नमेंट सील कर देता है तो लॉक के ऊपर जो है वो बैंडेज लगाते हैं और उस सब्सटेंस को पिघलाकर एडेसिव को वहाँ पर डाल देते हैं और जब वो कूल डाउन हो जाते हैं तो सॉलिडिफाई हो जाते हैं। तो ये एडेसिव जो है हार्ड मेल्ट एडेसिव, ये आपको जो है गर्म करना पड़ेगा, ये मेल्ट होगा और कूलिंग पर ये वापस सॉलिडिफाई होगा। तो इनका तरीका ये होगा जोड़ने का। नंबर 1 ड्राइंग एडेसिव, जिसमें सॉल्वेंट इवापोरेट होगा। रिएक्टिव एडेसिव, जिसमें रिएक्शन होगा। हार्ड मेल्ट एडेसिव, जिसमें वो सब्सटेंस पिघलेगा और बाद में जो है वापस सॉलिडिफाई हो जाएगा कूलिंग पर। और ग्लू गन में जो स्टिक लगा होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो है हीट होकर पिघल जाता है और जब वो कूल डाउन होगा तो वापस सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो वो जोड़ने का काम करता है। प्रेशर सेंसिटिव एडेसिव, ऐसे एडेसिव जिनके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, जैसे स्टेकर हो गए या टेप हुआ या स्टेकर या दूसरे लेबल, तो हम इस तरह चिपका देते हैं उनको, उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर लेते हैं। तो ये प्रेशर सेंसिटिव एडेसिव, ये तरीका जो है इनके लिए ये एग्जांपल याद रखिए। ग्लू वगैरह जो है इससे सॉल्वेंट इवापोरेट होगा। ये ग्लू गन, इसमें ये सॉलिड फॉर्म में है, जब ये गर्म होगा तो ये पिघलेगा और जब ठंडा होगा तो वापस सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो ये इस तरीके से। और ये है टेप, इनके ऊपर नीचे जो है एक्रेलिक पॉलीमर लगा होगा। इनको इस तरह ऊपर से थंब के थ्रू हम इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो सब्सटेंस जो है चिपक जाते हैं। इनके अलावा एक और क्लासिफिकेशन है कि आपके पास ये एडेसिव जो है ये एक चीज़ से मिलकर बने हैं या मुख्तलिफ सब्सटेंस से। तो जब आपके पास एक ही सब्सटेंस से बने हों तो वन पार्ट कहलाएगा, और जब ये सब्सटेंस जो है एडेसिव, उसमें दो या दो से ज़्यादा अगर मुख्तलिफ मटेरियल को कंबाइन करना पड़ता है तो उनको मल्टी एडेसिव, मल्टी पार्ट एडेसिव जो है कहा जाता है। तो इसमें डिफरेंस क्या होगा, इसमें मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही पार्ट होगा, उसमें मिक्सिंग जो है रिक्वायर है और इनका इस्तेमाल इजी है। इसमें एक आप करेक्ट रेशो मिलाएंगे, जैसे पाकिस्तान में मैजिक यूज़ होता है, तो आप दो ट्यूब से एक मखसूस अमाउंट निकालते हैं, उन्हें मिक्स अप कर लेते हैं और फिर मेटल पीस या प्लास्टिक के पीस को आपस में जोड़ते हैं। तो ये इनका स्ट्रेंथ जो है मॉडरेट है और ये बहुत हाई स्ट्रेंथ के हैं।
केयर्स बाय द एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट के थ्रू जो है खुश्क होंगे, जोड़ने का काम करेंगे। और इसमें जो एक केमिकल रिएक्शन होगा, केयर्स बाय द केमिकल रिएक्शन, इनके एग्जांपल सुपर ग्लो साइनोएक्रिलेट, वाइट ग्लू पॉलीविनाइल एसीटेट ग्लू, हार्ट मेल्ट ग्लू। तो ये एक ही कंपोनेंट पर मुश्तमिल है। आपके पास जो इपॉक्सी ऑक्सीरेन का और फिनोल का जो मिक्सर होगा एडेसिव, ये मल्टी पार्ट है। पॉलीस्टर ये भी मल्टी पार्ट है। ये स्टीरीन मोनोमर और बेंजोइल पेरोक्साइड। तो ये एग्जांपल याद रखिए, ये हमारे पास मल्टी पार्ट एडिसिव के लिए यूज़ होंगे। ये आपके पास बिल्कुल वाइट पेस्ट हैं, पॉलीविनाइल एसीटेट। इनको हम पेपर को जोड़ने के लिए या वुड पीसेस कंबाइन करने के लिए इनको यूज़ करते हैं। तो ये पॉलीविनाइल एसीटेट आपके पास जो है ये 1 पार्ट उसमें आएगा, एक ही पॉलीमर है और एक ही पार्ट पर मुश्तमिल है। ये आपके पास जो पाकिस्तान में मैजिक एपॉक्सी स्टील इस ब्रांड के नाम से बिकता है। तो इसमें दोनों ट्यूब से कुछ मकदार निकाल कर आपस में मिक्स करते हैं और फिर जो है अप्लाई करते हैं। तो ये मल्टी पार्ट उसमें आएगा और ये रिएक्शन कैटेगरी में भी आएगा। ये आपस में रिएक्शन करते हैं। ये एक्रेलिक को मिथाइल में मीथा एक्रिलेट मोनोमर्स, ये आपके पास मिथाइल और इस पोर्शन को मीथा एक्रिलेट जो है कहा जाता है। ये यहाँ पर ब्रांच के शक्ल में होगा और ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। ये कार्बोनाइल ग्रुप और इनके साथ ये ऑक्सीजन लगा होगा। तो एक्रेलिक और ये जो है आपके पास वही एक और नाम से है, एक्पेक्स के नाम से। ये वुड जोड़ने के लिए या विंडो के बीच में जो खाली जो पोर्शन होगा उनको फिल करने के लिए या विंडो को वुड से कंबाइन करने के लिए। तो ये हमारे पास ये एग्जांपल हैं। इनके अलावा सिलिकॉन, ये एक और एडेसिव है, पॉलीमर है और इसमें सिलिकॉन के ये जो है पॉलीमर लगे होते हैं। एक दफ़ा इनके पोरस साइड जो है ऑक्सीजन से घिरे होते हैं और एक जो है अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। अल्टरनेटली ये रिपीट होगा, एक दफ़ा ऑक्सीजन और एक दफ़ा मिथाइल ग्रुप। ये आपके पास पीवीसी पॉलीविनाइल एसीटेट पीवीए, ये आपके पास इस चीज़ को विनाइल कहा जाता है। जब 18 से एक हाइड्रोजन हम निकालते हैं, एक वैलेंसी खाली हो या उसकी जगह कुछ और आ जाए, जनरली इसको विनाइल। अगर ये प्रोपीन होता और एक वैलेंसी उनकी खाली होती तो हम इनको एलाइल कहते हैं। और ये पोर्शन आपके पास है एसीटेट CH3COO। तो इनको जब ये बार बार आपके पास विनाइल एसीटेट कंबाइन होंगे तो उनको पॉलीविनाइल एसीटेट कहा जाता है। तो ये भी एक आपके पास पॉलीमर है। ये वुड के लिए जो है यूज़ होगा। इनके ऊपर ये MCQs को देख लें कि एडेसिव जो है कौन से सब्सटेंस हैं जो कहाँ पर यूज़ होते हैं। तो आपके पास जॉइन टू सरफेसेस टुगेदर बाय सरफेस अटैचमेंट, A नंबर ऑप्शन। B नंबर ऑप्शन, epoxy resin are widely used in industrial adhesive because they offer epoxy resin, याद रखिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देता है और केमिकल रेजिस्टेंस हैं, यानी बाहर एनवायरनमेंट से या और कोई सब्सटेंस से ये रिएक्शन नहीं करते। तो C नंबर ऑप्शन इसमें है। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए नेचुरल एडेसिव, नेचुरल एडेसिव में आपको नाम से पता चलेगा। यहाँ पर स्टार्च बेस्ड ग्लू जो है, स्टार्च हम कॉर्न से हासिल करते हैं और ये इपॉक्सी साइनोएक्रिलेट और पॉलीयूरेथेन जो है ये एडेसिव आपके पास ह्यूमन मेड है, मैन मेड है। साइनोएक्रिलेट एडेसिव कॉमनली नोन एज सुपर ग्लो क्योर्ड रैपिडली इन द प्रेजेंस ऑफ, ये जो है इसके लिए बाहर से यूवी लाइट की भी ज़रूरत नहीं होती, हाई प्रेशर की भी ज़रूरत नहीं होती और हीट की भी ज़रूरत नहीं होती। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो नॉर्मल प्रेशर है वो इनके लिए काफ़ी है। तो साइनोएक्रिलेट जो है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो है जोड़ने का काम करता है।
विच टाइप ऑफ एडेसिव रिक्वायर्ड 2 कंपोनेंट टू बी मिक्स बिफोर द एप्लीकेशन, तो वो कौन से हैं मल्टी पार्ट वाले। जब हम दो एडेसिव को आपस में मिक्स कर देते हैं और फिर अप्लाई करते हैं जोड़ने के लिए, तो ये इसमें सी नंबर ऑप्शन 2 पार्ट इपॉक्सी एडेसिव, ये ऑप्शन सही है। फिर है आपके पास हार्ट मेल्ट एडेसिव आर अप्लाइड इन इंडस्ट्री बाय, ये कहाँ पर यूज़ होगा हार्ट मेल्ट एडेसिव, ये कौन सा है, जो ग्लू गन का हमने एग्जांपल लिया था कि पहले हीटिंग टू मोल्टन स्टेट इसको पिघलाते हैं और जब ये ठंडा होने दे देते हैं तो ये सॉलिडिफाई हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ मटीरियल को डेकोरेशन पीसेस को जोड़ने का काम करते हैं। प्रेशर सेंसिटिव एडेसिव, जो जिसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, जैसे लेबल हो गया या टेप हुआ, स्टिकर हुए, तो ये कौन सा वाला होगा, मेनली थ्रू, ये किस तरीके से प्रेशर सेंसिटिव जो है एडेसिव काम करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एट रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर उनके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो या हाथों से जोड़ देते हैं, अगर बड़ा चीज़ और टेप वगैरह हो तो इस तरह थंब के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो इस तरीके से वो जोड़ने का काम करता है। विच पॉलीमर इज़ कॉमनली यूज इज़ द बेस मटीरियल एंड वुड ग्लू, वुड ग्लू में अभी आपने देखा था पॉलीविनाइल एसीटेट, इनको जो है यूज़ किया जाता है वुड के लिए। PVA। नेक्स्ट टॉपिक है डाइस। डाइस क्या चीज़ है, ऐसे सब्सटेंस जो कलर दे दे टेक्सटाइल को, यानी कपड़े को, लेदर को, उनके अलावा पेपर को या और की सब्सटेंस को वो कलर दे दे, और उनका कलर ऐसा हो कि नॉर्मल वॉशिंग से या हीट से या जो है उनके अलावा लाइट से वो डैमेज ना हो, आसानी से उस चीज़ से वापस न जाएं। यानी कपड़ों को अगर हम डाई देते हैं तो डाई ये करेक्टरिस्टिक है डाइस की, कि डाई ऐसी होनी चाहिए जो ऐसा ना हो कि आप कपड़े वॉश करके वो वापस जो है वाइट हो जाए, उससे वो डाइज उनका कलर जो है चला जाए, या आप जो है सपोज़ सर्दी के मौसम में हीटर के सामने बैठे हुए हैं, तो ऐसा ना हो कि उसका डाइज जो है डैमेज हो जाए और सामने के कपड़े का कलर जो है चेंज हो जाए और बैक साइड जो है मुख्तलिफ़ कलर का हो, तो वो स्टेबल होंगे हीट से, वॉशिंग से और लाइट से। पहले आप लोगों ने देखा होगा जब ये जो डाइज वीक होते हैं तो जो शोल्डर के पोर्शन होते हैं शर्ट के, वो जो है उनका कलर फेड हो जाता है, हल्का हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर लाइट जो है ज़्यादा पड़ती है, तो इस वजह से। तो डाइज क्या चीज़ है, ऐसे सब्सटेंस जो दे देते हैं कलर्स टेक्सटाइल को, पेपर को, लेदर को या दूसरे मटेरियल को, और वो कलरिंग मटेरियल जो है वो आसानी के साथ वापस नहीं जाएंगे, चेंज नहीं होंगे वॉशिंग से, हीट से, लाइट से, वो डाइज कहलाते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि इनका एक मुनासिब कलर होगा और ये फैब्रिक्स में एब्जॉर्ब भी होगा और अपने आप को वहाँ पर रिटेन भी रखेगा। अगर वो फिज़िकली फैब्रिक के साथ रिटेन हो तो इनको सब्सटेंटिविटी कहा जाता है, सब्सटेंटिविटी। और अगर उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हो, यानी अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या आयोनिक अट्रैक्शन इन्वॉल्व हो, हाइड्रोजन बॉन्ड या वेंडर वाल फोर्सेस, डाइपोल, तो इनको फिर सब्सटेंटिविटी, अगर ये केमिकल फैब्रिक के साथ अगर बॉन्ड बनाया हो तो इनको रिएक्टिविटी कहा जाता है। ये लाइट्स के साथ जो है यानी फ़ायदार होंगे, लाइट की मौजूदगी में डैमेज नहीं होंगे। इनके अलावा ये जो है वाटर या डाइल्यूट एसिड, अल्कली या दूसरे वेरियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये जो है रेजिस्टेंस शो करेंगे। जितने हमारे पास वॉशिंग पाउडर है इसमें सोडियम कार्बोनेट तकरीबन 60% होता है, बेसिक नेचर है। इसी तरह आप सोप में हम NaOH यूज़ करते हैं सोप बनाने में, तो उनका कुछ पोर्शन हो सकता है, या इस तरह मुख्तलिफ ब्लीच वगैरह या और मटेरियल यूज़ करते हैं स्टेन हटाने के लिए। तो ऐसा ना हो कि ये डाइज जो है उनके साथ ख़त्म हो जाए, रिएक्शन कर दे, तो ये जो है उनके ख़िलाफ़ जो है ये रेजिस्टेंस शो करेंगे। ये उनके साथ धोने के साथ, पानी के साथ ये नहीं जाएंगे। डाइल्यूट एसिड अगर कपड़ों पे लग जाए, अल्कलीज लग जाए बेसिक, तो या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट,
तो इस कंडीशन में ये पोर खसूसियात जो है इसमें डाइज़ में होने चाहिए कि उनका मुनासिब कलर हो, वो फैब्रिक्स में एब्जॉर्ब होगा, अपने आप को रिटेन रखेगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या आयोनिक अट्रैक्शन के थ्रू हो तो इसको सब्सटेंटिविटी, अगर रिएक्शन के थ्रू हो तो रिएक्टिविटी, लाइट की मौजूदगी में फ़ायदार होगा, और ये एसिड, अल्कली, वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस शो करेंगे, यानी उसके साथ कोई रिएक्टिविटी शो नहीं करेंगे। इसके मेन पार्ट्स क्या है? डायरेक्ट तो सिलेबस में ये चीज़ें मौजूद नहीं है, लेकिन इनके ऊपर MCQ आ सकता है कि डाइज़ के पार्ट्स कौन से हैं। तो जिस मालिक्यूल को हम डाइज़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, मेरे वर्डिंग को गौर से सुन ले, क्रोमोजन क्या है? जिस मालिक्यूल को हम डाइज़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो इनिशियल मालिक्यूल जो है वो आपके पास क्रोमोजन कहलाता है। जेन प्रोड्यूसर, क्रोम कलर, कलर प्रोड्यूसर, डाइस प्रोड्यूसर जो आपके पास होंगे। तो डाइस का एक मेन पार्ट जिससे हम इनको बनाते हैं, तो हो सकता है उसका अपना कलर हो, ये भी हो सकता है कि उसका अपना कलर ना हो, लेकिन जिसको हम इनिशियली यूज़ करते हैं उनको क्रोमोजन के पास जो है हो सकता है स्टार्ट में उनके पास क्रोमोफोर, एक्सोक्रोम ये मौजूद हो या ना हो। क्रोमोफोर डाइस का कौन सा पार्ट होगा? क्रोमोजन, जिसको हम डाइस को इनिशियली जहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं डाइस को बनाने के लिए, तो उस मालिक्यूल को क्रोमोजन कहा जाता है। डाइस का वो पार्ट जो कलर शो करता है, जो विजिबल रेंज में, यानी लाइट तो UV भी वो एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन हमारा काम क्या है कि हम तो विजिबल रेंज को देखेंगे। जैसे विजिबल रेंज में आपके पास ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर जो है, और ये हमें जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जहाँ पर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन अगर विजिबल रेंज में हो रही हो तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ये कलर के रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो जब ये वापस आएंगे तो कुछ ना कुछ कलर जो है इम्पोर्ट करेंगे, वो हमें तो वो बहुत कम मकदार में होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 7 कलर पड़ेंगे और जो कलर ये एब्जॉर्व करेगा तो बाकी रिमेनिंग कलर हमें एक मखसूस कलर जो है शो करेंगे। जैसे ही आपको ये पोर्शन ग्रीन नज़र आ रहा है तो इसका मतलब कि इससे रेड लाइट जो है मिसिंग है, तो बाकी 6 से जो है ग्रीन कलर बन रहा है। इसी तरह ये जो रेड नज़र आ रहा है तो रेड, इससे ग्रीन कलर मिसिंग है। आप कम्प्लीमेंट्री साइकिल से कलर्स को जो है याद रख सकते हैं। इससे ये इंडिगो आप हटा दें, वायलेट, आपके पास ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कम्प्लीमेंट्री साइकिल है। जो चीज़ ग्रीन नज़र आएगा उसने रेड एब्जॉर्ब किया होगा। जैसे क्लोरोफिल रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है तो हमें वो ग्रीन नज़र आता है, तो क्लोरोफिल रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो लीव हमें ग्रीन नज़र आते हैं। जो सब्सटेंस ब्लू होते हैं वो ऑरेंज एब्जॉर्ब करते हैं, येलो नज़र आते हैं तो वायलेट एब्जॉर्ब करते हैं। तो इनसे आप याद रख सकते हैं। तो हम जिक्र कर रहे थे कि डाइस के 3 मेन पार्ट है जिससे हम डाइस को इनिशियली यूज़ करते हैं डाइस बनाने के लिए। उस इनिशियल मालिक्यूल को क्रोमोजन कहा जाता है, और वो डाइस का वो पार्ट जो कलर का रिस्पॉन्सिबल हो उसको क्रोमोफोर कहा जाता है। और इसको हम इससे पहचानते हैं कि वो वहाँ पर मल्टी बॉन्ड जो है मौजूद होंगे, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन वहाँ पर होगी और विजिबल रीजन में होगी। कुछ ऐसे भी होंगे जैसे एरोमेटिक कंपाउंड, लेकिन उसमें अल्ट्रावायलेट रीजन में आपके पास जो है वो एब्जॉर्प्शन शो करेगा, तो हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है। हम विजिबल रीजन को स्टडी करेंगे, हमें ये नज़र आता है। तो क्रोमोफोर के एग्जांपल है जैसे एज़ो। एज़ो का मतलब है कि जब नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो इनको एज़ो कहा जाता है। जैसे आपने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में पढ़ा था डाइज़ोनियम साल्ट, डाइएज़ोनियम, IUM पॉजिटिव साइन के लिए कि आपके पास ये नाइट्रोजन ये कंबाइन हुए तो इनको एज़ो, और ये आपके 2 नाइट्रोजन है और इनके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो इनको डाइज़ोनियम इनको कहा जाता है। इसी तरह कार्बोनाइल ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, तो नाइट्रो में भी आपके पास ये डबल बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर एक साइड पर, और ये वहाँ किसी रंग वगैरह के साथ जो है जुड़ा होगा।
तो दो पार्ट ये हो गए कि डाइज़ में एक क्रोमोजिन जिसको हम इनिशियली जिस मालिक्यूल को जिससे हम डाइज़ बनाते हैं, क्रोमोफोर, ये डाइज़ का वो पार्ट जो कलर का रिस्पॉन्सिबल होगा। और इसकी पहचान क्या होगी कि इसमें पाई बॉन्ड जो है ये मौजूद होगा। इनके अलावा एक और पार्ट है एक्सोक्रोम। एक्सोक्रोम के दो काम होते हैं, एक तो ये फैब्रिक के साथ बॉन्ड बनाएगा, एडेसिव के तौर पर काम करेगा, उनके साथ डाइस को बॉन्डेड फॉर्म में रखेगा। और इनका एक और काम ये है कि ये इनको हम कलर हेल्पर इंटेंसिफायर भी कहते हैं। ये कलर को रेड साइड पर भी शिफ्ट कर सकता है, ब्लू साइड पर भी शिफ्ट कर सकता है। इनको हम इस साइड पे शिफ्ट करने को ब्लू शिफ्ट और इस साइड पर शिफ्ट करने को रेड शिफ्ट। ज़रूरी नहीं है कि वो रेड या ब्लू नज़र आए, लेकिन जैसे आपने आर्थोपेरा और मेटा डायरेक्टर पढ़े थे, आर्थोपेरा और मेटा डायरेक्टर में क्या डिफरेंस होगा? आर्थोपेरा डायरेक्टर वो होते हैं जिसके पास एक्स्ट्रा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो, जैसे ये ग्रुप आपके पास मौजूद है। तो ये आपके पास क्या करेंगे कि जो रिंग के साथ जो जुड़ा हुआ है, ये आपको ये रिंग में इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी पाई सिस्टम में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे। तो पाई सिस्टम में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है ज़्यादा होगी और यहाँ पाई स्टार में ये आसानी के साथ जो है जा सकेंगे। यानी जो आर्थोपेरा डायरेक्टर हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो पाई स्टार के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होगी, और जब एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, और जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, तो आपके पास वेवलेंथ जो है बढ़ेगी। तो ये ग्रुप जब लगे होते हैं डाइज में, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, पाई टू पाई स्टार में एनर्जी डिफरेंस कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ बढ़ेगी। तो इनकी वजह से जो चेंज आएगा उनको हम रेड शिफ्ट कहते हैं, क्योंकि इस साइड की वेवलेंथ जो है बड़ी होती है, तो इनको रेड शिफ्ट इसलिए कहा जाता है। लेकिन अगर इसमें कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो रिंग के साथ जो डायरेक्टली बॉन्डेड हो, अगर उसने मल्टीपल बॉन्ड बनाए हैं, जैसे ये सल्फर अगर लगा है तो ये मल्टीपल बॉन्ड इन्होंने बनाए होंगे, तो ये जो है आपके पास ये मेटा डायरेक्टर होंगे, जिन्होंने जो रिंग के ऊपर जो ग्रुप लगे होते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप है जिसमें अगर मल्टी बॉन्ड मौजूद है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी जानिब अट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपके पास पाई टू पाई स्टार में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को कम करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पाई और पाई स्टार के बीच में एनर्जी डिफरेंस जो है ज़्यादा होगी। जब आपके पास ये मेटा डायरेक्टर, जो बेंजीन रिंग में हम पढ़ते थे, मेटा डायरेक्टर अगर ये लगे हो, कैसे आप पहचानेंगे? इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे और इसमें मल्टीपल बॉन्ड लगे होंगे, तो पाई और पाई स्टार के बीच में जो है एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगी। जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसका वेवलेंथ कम होगा, तो इनको ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। ये उनके कलर को इस साइड पर शिफ्ट करेगा। तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ब्लू और रेड रिमार्केबल है इसलिए इनका नाम लेते हैं। आपके पास इंडिगो वायलेट ये भी आ सकता है, ऑरेंज, येलो उस साइड पर ये भी आ सकता है। तो आपने ये 3 पार्ट पढ़े। डाइस क्या है कि ऐसे सब्सटेंस जो लेदर को, पेपर को या दूसरे मटेरियल को, कपड़े को कलर दे दे और वो अपने आप को वहाँ पर रिटेन कर सके, नॉर्मल वॉशिंग से, हीट से, लाइट से वो डैमेज ना हो, तो वो डाइस कहलाते हैं। इनके 3 मेन पार्ट हैं। एक क्रोमोजिन, जिसको हम इनिशियली डाइस बनाने के लिए जिस मालिक्यूल को यूज़ करते हैं उसको क्रोमोजिन कहा जाता है। सेकेंडली हमने जिक्र किया क्रोमोफोर, जहाँ पर पाई सिस्टम मौजूद हो, जो विजिबल रेंज में आपको यानी इनकी लाइट एब्जॉर्बेंस हो, जो कलर का रिस्पॉन्सिबल ग्रुप होता है वो क्रोमोफोर कहलाएगा। और थर्ड है एक्सोक्रोम। तो एक्सोक्रोम ख़ुद जो है आपको कलर का रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, लेकिन वो उस कलर को चेंज कर सकता है। तो हमने कहा कि किस तरह चेंज करेगा? अगर वो एक्सोक्रोम के पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लोन पेयर मौजूद हैं, तो वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम को जो है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। पाई से स्टार के बीच में जो है एनर्जी डिफरेंस
जो है वो कम करेगा, तो ये आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। इनके लिए कम एनर्जी रिक्वायर होगी, तो एनर्जी कम रिक्वायर होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ बढ़ेगी, तो रेड शिफ्ट कहलाएगा। या रेड शिफ्ट को हम बेथोक्रोमिक शिफ्ट भी कहते हैं। बेथो का मतलब है लोअर या डीप, बेथोक्रोमिक शिफ्ट। और इनको ब्लू शिफ्ट को हेप्सोक्रोमिक शिफ्ट जो है कहा जाता है। तो ऐसे ग्रुप जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड मौजूद हो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ना हो, तो वो इलेक्ट्रॉन ड्राइंग होंगे, वो पाई और पाई स्टार के बीच में ये डिस्टेंस बढ़ा देगा, एनर्जी गैप बढ़ा देगा, तो उसके लिए फिर हाई एनर्जी बाहर से रिक्वायर होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ कम होगा, तो वो ये एक्सोक्रोम इंटेंसिफायर कहलाते हैं, कलर हेल्पर कहलाते हैं। वो क्रोमोफोर के कलर में जो है चेंज ला सकते हैं। जब ये मौजूद हो तो वो इस साइड पर भी शिफ्ट कर सकते हैं कि उसका वेवलेंथ कम करे या उसका वेवलेंथ बढ़ा दे। तो हमने इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया कि वो कब जो है इस साइड पर कलर को चेंज कर सकता है और कब जो है इस साइड पर लेकर आ सकता है। तो उनको आप नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और मल्टीपल बॉन्ड से आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये 3 पार्ट हो गए इनके डाइस के। जो हमने आपको ज़ुबानी जो मैकेनिज़्म बताया वो यहाँ पर मौजूद है, इससे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इनको आप पढ़ लें। बाकी मैंने आपको ज़ुबानी जो है समझा दिया। फिर भी समझ में ना आया हो तो ये कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, फ्रेंड के साथ इनको शेयर कर ले, जो क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। ये आपके पास इनका एग्जाम्पल है, ये आपके सेकंड ईयर केमिस्ट्री में भी मौजूद था। ये एनिलीन को हम डाइस बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं, तो इनको हम कहेंगे कि आपके पास है क्रोमोजिन। अब क्रोमोजिन से हमने डाइजोनियम साल्ट ये बनाया जो हमने जिक्र किया था, डाइजोनियम, डाई टू एजो, जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में मिले होते हैं, और IUM पॉजिटिव साइन के लिए। तो ये डाइजोनियम साल्ट जो आपके पास मौजूद है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इनको जब हम फिनोल के साथ ट्रीट करवाते हैं तो इससे ये डाई जो है एजो डाई इनको कहा जाता है, ये बनेगा। इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पर भी होते हैं, लेकिन ये UV में एब्जॉर्बेंस शो करते हैं, हमें उनका कलर नज़र नहीं आता। तो हमारे पास ये जो पाई बॉन्ड है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, इनकी मुनासिबत से इनको एजो डाई कहा जाता है। ये आपके पास क्रोमोफोर है, टोटल ये डाई है। ये पोर्शन कलर एब्जॉर्बेंस या कलर शो करने का रिस्पॉन्सिबल है, ये क्रोमोफोर है। और वो लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, वो एक्सोक्रोम है। ये कलर चेंजर है, कलर इंटेंसिफायर है, कलर हेल्पर है। और इसके हमने दो टाइप्स बता दिए कि अगर वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं तो पाई और पाई स्टार के बीच में एनर्जी गैप कम होगा। एनर्जी गैप कम होगा तो इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में जाने के लिए कम एनर्जी उसके लिए रिक्वायर होगी। एनर्जी कम होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो वेवलेंथ से वन कलर में किसका ज़्यादा है? रेड का, तो इसको रेड शिफ्ट कहेंगे। अगर यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड इसमें मौजूद हो तो ये इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप होंगे। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो पाई और पाई स्टार के बीच में एनर्जी गैप बढ़ेगा। अब पाई से पाई स्टार में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके लिए हाई एनर्जी रिक्वायर होगी, यानी हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन रिक्वायर होगी। और जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो वेवलेंथ कम होगा। तो 7 कलर में ब्लू की वेवलेंथ इंडिगो वायलेट की भी कम है, लेकिन ब्लू रिमार्केबल कलर है, इसलिए ब्लू शिफ्ट उसको कहा जाता है। और ब्लू और रेड के लिए एक और टर्म यूज़ किया, ब्लू को हेप्सोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट को बेथोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। तो ये आपके पास स्टार्ट में एनिलीन को जो यूज़ किया था वो क्रोमोजिन था, ये कलर का रिस्पॉन्सिबल है, क्रोमोफोर है, और वो एक्सोक्रोम है। तो ये 3 रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ ये पार्ट, इनकी डिफिनीशन ये आनी चाहिए। इनके कौन कौन से टाइप्स है डाइस के, तो ये भी नेचुरल और सिंथेटिक में हम डिवाइड करते हैं। नेचुरल डाइस जिसको हम प्लांट से या इनवर्टिब्रेट से, इंसेक्ट्स वगैरह से जो है, या फ्रूट्स वेजिटेबल यानी जो प्लांट सोर्स हैं उससे लेते हैं, या पंजाई, लाइकन। जब आपके पास ये फंगस और अलगा जो है ये सिम्बायोटिक रिलेशन में मौजूद हो तो इनको लाइकन कहा जाता है।
तो नेचुरल डाइस हम इनसे हासिल करते हैं मोस्टली, जो प्लांट है इनके अलावा इनवर्टिब्रेट से भी लेते हैं, और दूसरा है सिंथेटिक जिनको हम इंडस्ट्री में लैब में ख़ुद जो है इनको तैयार करते हैं। इसमें एसिड डाइज़ है, बेसिक डाइज़ है, मॉडर्न डाइज़ है। मॉडर्न डाइज़ वो डाइज़ जिसके लिए बॉन्डिंग के लिए दूसरा कोई पोर्शन जो है रिक्वायर हो। टाइप ऑफ डाइज़ रिक्वायर दैट यूज़ ऑफ ए मॉर्डेंट टू बाइंड द डाइज़ टू द फैब्रिक्स। ये डायरेक्टली नहीं जुड़ सकते फैब्रिक के साथ, इसके लिए एक मॉर्डेंट रिक्वायर होगा। मॉर्डेंट कैन बी मेटालिक साल्ट सच एज आलमा, आयरन, टेन, क्रोम। आप लोगों ने देखा होगा जब दुपट्टों को कलर वाले डाइज़ देते हैं तो वो उसमें पिटकड़ी जो है वो ऐड कर देते हैं या साल्ट ऐड कर देते हैं, तो वो मॉर्डेंट के तौर पर काम करते हैं। वो फैब्रिक के साथ डाइज़ को जो है बॉन्डेड करता है। तो ये आपके पास एक कोकिनियल एंसेक्स। कोकिनियल एंसेक्स जो है ये कैक्टस के लीफ पर मौजूद होते हैं। इससे जूस जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर रहते हैं, इनको ड्राई करते हैं और इनका रेड कलर होता है, तो इनको डाइस के तौर पर यूज़ किया जाता है। जो हम डेली लाइफ में कैंडी वगैरह, जेली, आइसक्रीम जो रेड कलर के होते हैं, इनको शौक़ से यूज़ करते हैं, ये आपके पास इस इंसेक्ट से बनते हैं। और इनके असरात क्या होंगे, ये आपके ऊपर एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है, स्किन रैशेस वगैरह बना सकते हैं, ईचिंग, स्वेलिंग ऑफ लिप्स, सूज सकते हैं लिप्स वगैरह। अगर अस्थमा का जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बहुत सेंसिटिव बंदा हो तो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन भी उनके ऊपर ये कर सकता है। तो ये लिपस्टिक वगैरह में भी यूज़ होता है। और इनके अलावा जो फूड आइटम है ये इसमें भी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अपनी जान की जो है परवाह नहीं करते और इस तरह के कलरफुल चीज़ों को शौक़ से खाते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं। लेकिन ये कार्सिनोजेनिक भी है और ये साइड इफ़ेक्ट भी इनके ये मौजूद हैं। तो ये एक इंसेक्ट्स है जो मुख्तलिफ रेड कलर के आइटम हम देखते हैं। टेबलेट्स में भी जो है कलर दिया जाता है। वो सिर्फ जो अनएजुकेटेड लोग हो तो वो आसानी के साथ वो तो नाम याद नहीं रख सकते, वो सिर्फ ये याद रख सकते हैं कि सुबह जो है ग्रीन कलर का जो टेबलेट का आता है, दोपहर को ये रेड वाला जो है ये लेना है, पिंक वाला लेना है। तो वहाँ पर इस तरह के कलर्स डाइज़ को यूज़ करते हैं कि जो इंसान के लिए जो है नुकसान ना हो। अगर वो उनका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो तो वो इतनी इंतहाई लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करते हैं कि उनका साइड इफ़ेक्ट शो ना हो। तो ये चीज़ें जो है कार्सिनोजेनिक भी है। और जो बच्चों को हम कैंडी वगैरह देते हैं कि ये एप्पल का जो है टेस्ट उसमें मौजूद है या अमरूद का, तो वो रियल में वो अमरूद या एप्पल तो ऐड नहीं करते, वो सिंथेटिक फ्लेवर है, तो वो कार्सिनोजेनिक भी होते हैं। तो इससे परहेज़ किया करें। इनके अलावा आपके पास जो नेचुरल टर्मेरिक है जिसको हल्दी कहा जाता है, रेड कैबेज है, तो ये मुख्तलिफ जो कलर्स आप देखते हैं ये वेजिटेबल फ्रूट से लिया जाता है। जैसे आपके पास ये शातूत या अंगूर या ब्लैकबेरी, रेड कैबेज, ये ग्रीन लीफ, तो ये मुख्तलिफ कलर्स डाइज़ जो है इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे लीफ का ये पेस्ट बनाया, इससे ये एक्सट्रैक्ट किया, तो इनको यूज़ किया जाता है डाइज़ के तौर पर। ये तमाम क्या है, नेचुरल डाइज़ हैं। डाइज़ को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मुख्तलिफ कपड़ों का मुख्तलिफ कलर होता है, आप देखते हैं। लेदर इंडस्ट्री, मुख्तलिफ तरह के ब्रीफकेस, शूज़, जैकेट, रेड ब्लैक आप देखते हैं, तो ये वहाँ पर यूज़ होगा। स्टिकी नोट्स के लिए जो हम अपने कलरफुल चार्ट और ये नोट्स जो आप देखते हैं पेपर मुख्तलिफ कलर के, इसमें यूज़ होगा। फूड इंडस्ट्री में जिस तरह फूड आइटम में बिरयानी में आप येलो कलर का जो है यूज़ करते हैं, तो वो भी नुकसान देते हैं, साइड इफ़ेक्ट उसके होते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बैन भी है, शॉपकीपर जो है फिर भी वो जो है कस्टमर के डिमांड की वजह से जो है चुप के रख लेते हैं कहीं पर। तो ये तमाम नुकसान ये देते हैं, कार्सिनोजेनिक है। इसी तरह जो आपके पास चाइना साल्ट है, ये वो तो डाइस में नहीं आता, लेकिन वो भी जो है बैन है। किडनी प्रॉब्लम वो क्रिएट करता है, कैंसर काज कर सकता है।
ये डाइस जो है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जिस तरह हमने कहा कि मुख्तलिफ टेबलेट, कैप्सूल, सिरप आपको मुख्तलिफ कलर के जो है नज़र आएंगे। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है, बुक, न्यूज़पेपर, पैकेजिंग। बायोलॉजिकल रिसर्च में कि आपने जिस तरह टेस्ट आप देखते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, नेगेटिव बैक्टीरिया को, तो बॉडी में अगर कोई रिसर्च करनी हो तो उसको कलर देने के लिए वहाँ पर यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक इंडस्ट्री में मुख्तलिफ प्लास्टिक कलर जो है आप देखते हैं उसमें यूज़ करते हैं। फोटोग्राफिक इंडस्ट्री, इसमें यूज़ किया जाता है। इनके ऊपर ये MCQs है। डाइस कलर सब्सटेंस देट, ये कलर सब्सटेंस है डाइस, और ये क्या करते हैं, इनका एफिनिटी होगी सबस्ट्रेट के लिए जिसके ऊपर हम लगाते हैं, उस सब्सटेंस के लिए इनकी एफिनिटी होगी कि वहाँ पर ये रिटेन हो, एब्जॉर्ब हो और ये एक कलर उनको दे दे, इम्पॉर्ट करे। तो बी नंबर ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नंबर 2, द कलर ऑफ ए डाई मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए ग्रुप। कौन सा ग्रुप होगा जो मेन रिस्पॉन्सिबल होगा कलर का, तो हमने कहा था क्रोमोफोर। क्रोमोजिन क्या है, जो स्टार्टिंग मटेरियल था। एक्सोक्रोम क्या है, जो इस क्रोमोफोर के कलर को चेंज कर सकता है रेड शेप की तरफ या ब्लू शेप की तरफ, यानी डिपेंड करेगा कि पाई टू पाई स्टार में ये एनर्जी डिफरेंस बढ़ाता है या कम करता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप है। ए ग्रुप दैट इंटेंसिफाई द कलर ऑफ ए डाइस हेल्प टू बाइंड, ये दो काम करते हैं एक्सोक्रोम, एक तो फैब्रिक के साथ डाइस को जोड़ के रखता है और दूसरा वो कलर इंटेंसिफायर है या कलर हेल्पर है। तो ये आपके पास बी नंबर ऑप्शन एक्सोक्रोम। फिर आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्रोमोफोर ग्रुप। क्रोमोफोर इसमें कौन सा है, तो क्रोमोफोर हमने एजोडाइस पढ़ा था कि जब भी पाई टू पाई स्टार, एक तो आप इसमें तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, पाई सिस्टम पहले आप देखिए कि पाई बॉन्ड है या नहीं, और पाई बॉन्ड जो है आपके पास यहाँ पर भी मौजूद होगा, लेकिन इनके पास ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है ये नहीं होंगे, ये यहाँ पर रिंग के साथ जो है जुड़ा होगा, और इसमें रिंग में भी डबल बॉन्ड होंगे, लेकिन हमने कहा कि विजिबल रेंज में नहीं होंगे। तो विजिबल रेंज में एजो ये ग्रुप कलर इम्पॉर्ट करता है, तो ये एक क्रोमोफोर का एग्जांपल है। एजोडाइस की क्या खसूसियत है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड जो है ये वाला। वेट डाइज आर अप्लाइड टू द फैब्रिक बाय फर्स्ट कन्वर्टिंग देम इनटू द सॉल्युबल। जो आपके पास वेट डाइज होते हैं, वेट असल में किस चीज़ को कहा जाता है, जो बड़ा सा वुड का जो टब होगा जिसमें उनको भगोते हैं कपड़ों को, जिसको हम कलर देते हैं, तो इस चीज़ को वेट कहा जाता है। और इसमें जिस डाइस को हम डालते हैं वो पानी में इनसॉल्युबल होगा, तो पहले उनकी रिडक्शन प्रोसेस करते हैं तो वो वाटर सॉल्युबल बन जाता है। तो उसी मुनासिबत से उस डाइस को भी वेट डाइस कहा जाता है, जो पानी में इनसॉल्युबल हो लेकिन उनकी रिडक्शन करने पर वो सॉल्युबल हो जाती है, तो उनको वेट डाइस कहा जाता है। और वेट का लेटरल मीनिंग है वो टब, उस चीज़ कंटेनर को कहा जाता है जहाँ पर कपड़े को भगोया जाता है रंग देने के लिए। पॉलीमर्स, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एडिशन पॉलीमर और एक है कंडेंसेशन पॉलीमर। नंबर 1 पॉलीमर क्या है, जब आपके पास मोनोमर सिंगल यूनिट कंबाइन होंगे तो वो पॉलीमर मल्टी यूनिट्स का लॉन्ग चेन बनाएंगे। अब इनके जो है दो टाइप्स हैं, एक एडिशन पॉलीमर, एक है कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर वो होंगे जिसमें अनसेचुरेटेड ये मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक होकर सेचुरेटेड फॉर्म में जाएगा, इसके मॉलिक्यूलर मास में कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ बॉन्ड ब्रेक हुआ है, कोई एटम्स यहाँ से रिलीज़ नहीं हुए। तो सैम्पल ये पॉलीमराइजेशन इथाइलिन का जो इथाइलिन बनाते हैं, बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर मज़ीद इनके पास जो है इथीन मॉलिक्यूल मज़ीद ऐड होंगे, तो इससे पॉली इथाइलिन। तो ये है एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर को सब डिवाइड करते हैं होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर में। अगर जो यूनिट आपस में कंबाइन होते हैं वो तमाम के तमाम एक जैसे हैं, सेम हैं, तो इनको फिर हम कहेंगे कि होमोपॉलीमर है, और ये एडिशन पॉलीमर का एक टाइप है। कोपॉलीमर किसे कहा जाता है, जब आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वो तो ब्रेक होगा, मुख्तलिफ यूनिट आपस में कंबाइन होंगे लेकिन वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। जैसे यहाँ पर है ब्यूटाडाइन
और यहाँ पर है स्टीरीन। स्टीरीन जब बेंजीन के ऊपर ये विनाइल ग्रुप लगा हो, इनको स्टीरीन कहा जाता है। ये अलग इमेज है इनसे। इनसे जो पॉलीमर बनता है उनको कहा जाता है बोना एस। ये BU ब्यूटाडाइइन इससे लिया है। Na जो है नेट्रियम सोडियम यहाँ पर कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होगा, वहाँ से लिया है। और S जो है ये स्टीरीन इसकी वजह से है, तो इनको बोना एस पॉलीमर कहा जाता है। यहाँ पर रिंग के ऊपर आपके पास ये विनाइल ग्रुप ये लगा होगा, CH डबल बॉन्ड CH2, और इनका ब्यूटाडाइइन इनके साथ कनेक्ट होगा, इनका भी डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, इनका भी, और ये आपस में कनेक्ट होते चले जाएंगे। तो इस चीज़ को बोना एस पॉलीमर जो है कहा जाता है। इसमें मुख्तलिफ आपके पास यूनिट कंबाइन हुए तो इनको हम कोपोलीमर कहेंगे। तो नंबर 1 दो टाइप्स है पॉलीमर के, एक है एडिशन पॉलीमर और दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में सिर्फ अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वो ब्रेक होगा और आपस में यूनिट कंबाइन होंगे, उसके मास में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन ये यूनिट अगर तमाम के तमाम एक जैसे हैं तो होमोपॉलीमर, अगर डिफरेंट है तो कोपॉलीमर। बाकी जो है इसमें कुछ मॉलिक्यूल रिलीज़ नहीं होगा। सेकंड हमारे पास आता है, ये इनके एग्जाम्पल है, ये आपके पास पॉलीइथाइलीन प्लास्टिक के, ये विनाइल क्लोराइड के मुख्तलिफ मटीरियल हैं। अब है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर वो है जब दो मोनोमर्स आपस में यूनिट कंबाइन होंगे तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल HCl, NH3, CH4, H2O, इस तरह ये मॉलिक्यूल इसमें रिलीज़ हो सकते हैं, तो इसके मॉलिक्यूलर मास में फ़र्क आएगा। तो आपके पास ये है हेक्सेन डाइओइक एसिड या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सैंपल कह सकते हैं। दोनों एंड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है और बीच में इनके समेत टोटल 6 कार्बन है, तो हेक्सेन डाइओइक एसिड कहा जाता है। ये अल्कोहल फैमिली का मेंबर है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल या ईथेन डाइवॉल। इनका H और इनका OH निकल कर ये आपको ईस्टर लिंकेज देता है यहाँ पर, यानी यहाँ पर ये ऑक्सीजन ये कार्बन के साथ जो है मिलेगा। तो आपके पास जब ये कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पर अल्काइल, दूसरे साइड पर ऑक्सीजन, फिर अल्काइल, तो इस कम्बिनेशन को ईस्टर कहा जाता है। और इससे हम क्या बनाते हैं, पॉलीस्टर, जिसको हम तकिया या बिस्तर वगैरह जो है फिल करने के लिए उनको जो है इस्तेमाल किया जाता है। इससे कपड़े भी बनाए जाते हैं पॉलीस्टर्स के। तो पॉलीस्टर कंडेंसेशन पॉलीमर का एक एग्जांपल है। इसमें कंडेंसेशन होगी, ये H2O ये निकलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त H2O हो, दूसरे मालिक्यूल भी, स्मॉल मालिक्यूल भी हो सकते हैं, मीथेनॉल, HCl, वाटर, CH4। इनको जो इनके सब टाइप्स है उनको लिंकेज के बेस पे डिवाइड किया है। यानी अगर यहाँ पर ईस्टर की लिंकेज हो तो पॉलीस्टर, ये इनका टाइप हुआ। यहाँ पर कार्बन कुछ भी हो सकते हैं तादाद, तो इसलिए इनको नेगलेक्ट किया हुआ है। आप सिर्फ ये देख लें कि आपके पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल फैमिली मेंबर के साथ मिलेगा, डाइओल के साथ, और आपके पास यहाँ पर ईस्टर की लिंकेज बनेगी, तो ये है पॉलीस्टर। अगर यहाँ पर अमाइड की लिंकेज बनेगी, जैसे ये आपने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और इस साइड पर डाईअमाइन मौजूद है, तो आपके पास ये जो एक साइड से इनका H और इनका OH ये निकलेगा, तो आपके पास ये नाइट्रोजन इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ मिलेगा और ये आपके पास अमाइड फैमिली का फंक्शनल ग्रुप होगा। तो इनको पॉलीअमाइड कंडेंसेशन पॉलीमर फिर कहेंगे। तीसरा आपके पास है कि ये लिंकेज अगर मिथिलीन ग्रुप हो, आपके पास ये जो है फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड से ये चीज़ बनता है, इनको जनरली नोवोलोग कहा जाता है। और तो आपने कंडेंसेशन पॉलीमर जिसमें छोटे मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाते हैं, वाटर, मीथेनॉल, CH4, HCl, NH3, तो उसको हम कंडेंसेशन पॉलीमर कहेंगे। उनके 3 टाइप्स बता दिए, पॉलीस्टर जिसमें पॉलीस्टर ईस्टर लिंकेज हो, पॉलीअमाइड जिसमें अमाइड की लिंकेज हो, और तीसरा आपके पास जिसमें मिथिलीन की लिंकेज हो। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर जो है उनके एग्जाम्पल है। नोवोलोग इसकी लेटरल मीनिंग है नोवो, न्यू को कहा जाता है, लीकर्स से निकला है, तो उस वक्त ये लीकर्स का एक नया अल्टरनेट था ये पॉलीमर, तो इनको जनरली नोवोलोग कहा जाता है। ये मुख्तलिफ मटीरियल है, पॉलीस्टर के कपड़े हैं, ये उनके
जो धागे होते हैं ये आपके पास एडेपिक एसिड, जनरली जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है बीच में जब ये 4 CH2 ग्रुप लगे होते हैं उसको जनरली एडेपिक एसिड, और ये आपके पास हेक्सामिथिलीन डाईअमाइन, ये आपस में एक का H और उनका OH निकलेगा तो यहाँ पर ये अमाइड, तो इसमें 6 कार्बन बीच में होते हैं तो इसको नाइलॉन 6 कहा जाता है। तो ये लाजिमी नहीं है ये नाइलॉन 6 4 6 4 ये भी हो सकता है, बस बीच में आपको ये कार्बन जो है ये काउंट करने हैं कि टोटल कितने हैं। यहाँ पर कार्बोनाइल का कार्बन भी काउंट होगा और यहाँ पर सिर्फ ये बीच में जो CH2 होंगे इसको काउंट करना होगा। तो इसको नाइलॉन जो जनरल नाम हम जानते हैं वो एडेपिक एसिड यानी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाईअमाइन फैमिली के कंपाउंड से ये उनका पॉलीमर है। ये नायलॉन के जो है रस्सी है, अम्ब्रेला, ये ब्रश के जो ऊपर जो धागे ये बने होते हैं, ये टूथपेस्ट ब्रश ये भी नायलॉन, और इनके ऊपर ये MCQs हैं। एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म बाय द रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर्स यूनिट। पॉलीमर्स एडिशन जो पॉलीमर है उसमें जो यूनिट आपके पास रिपीट होंगे, क्या तरीका होगा उसमें, ओपनिंग ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये टूटेगा और यूनिट मुख्तलिफ आपस में कनेक्ट होंगे विदाउट लॉस ऑफ एनी एटम, इसमें कोई एटम की रिलीज़ नहीं होगी। कंडेंसेशन पॉलीमर ये क्या है, इसमें मोनोमर्स कंबाइन होंगे लेकिन इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट होगा, वो वाटर भी हो सकता है, मीथेनॉल भी हो सकता है, तो ये बी नंबर ऑप्शन इसमें ठीक है। पॉलीइथाइलिन एज ए वेल नोन एग्जांपल ऑफ पॉलीइथाइलिन, जिसमें इथीन के मॉलिक्यूल बहुत सारे मिले तो उसमें डबल बॉन्ड सिर्फ ब्रेक हुआ, तो वो एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल है। अगर उसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल मीथेनॉल रिलीज़ होता तो हम कंडेंसेशन में ऐड कर देते। नाइलॉन 6 फॉर्म बाय द कंडेंसेशन, अभी आपने देखा कि हेक्सामिथिलीन डाईअमाइन और एडेपिक एसिड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, वो जो है आपस में मिलकर नाइलॉन 6 बनाते हैं, बी नंबर ऑप्शन। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रोड्यूस थ्रू द कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू कौन सा पॉलीमर इसमें बनता है, ये आपके पास पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टीरीन, टेरिलीन, जो पॉलीस्टर है ये सी नंबर ऑप्शन, ये आपके पास करेक्ट है। पॉलीस्टर आपने देखा कि वो उसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ हो रहा था, डाइवोल और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड जो आपस में मिल रहे थे उसको टेरिलीन भी कहा जाता है पॉलीस्टर को, तो ये ऑप्शन जो है आपके पास करेक्ट है। एडिशन पॉलीमराइजेशन टिपिकली रिक्वायर मोनोमर्स कंटेनिंग, इसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन में कौन से मोनोमर जो है रिक्वायर होंगे जिसमें कम से कम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, क्योंकि उसमें कुछ मॉलिक्यूल तो रिलीज़ नहीं होगा, सिर्फ डबल बॉन्ड ब्रेक होगा यानी अनसेचुरेशन से सेचुरेशन की तरफ हो जाएंगे, उसका मॉलिक्यूलर मास सेम रहेगा और कंडेंसेशन में पॉलीमर्स का जो मोनोमर्स हो गए उससे मास मुख्तलिफ होगा क्योंकि उसमें मीथेनॉल या वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, द रिपीटिंग यूनिट ऑफ द पॉलीमर्स चेन हैज़, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जो रिपीटिंग यूनिट होते हैं ऑफ द पॉलीमर चेन हैज़ ए मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट फ्रॉम द मोनोमर ड्यू टू द लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, बी नंबर ऑप्शन ये करेक्ट है। उसमें मास जो है मुख्तलिफ होगा पॉलीमर्स का क्योंकि उसमें वाटर मॉलिक्यूल या मीथेनॉल जो है रिलीज़ होंगे। द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द, तो ये एडिशन पॉलीमर में होगा, ये है ऑप्शन। नो रिलेशन टू द मोनोमर स्ट्रक्चर, नहीं ये भी आपके पास गलत है, तो ये बी नंबर ऑप्शन जो है सही है। ऑलवेज ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड जो है एडिशन पॉलीमर के लिए ज़रूरी होगा। विच प्रॉपर्टी इज जनरली ट्रू ऑफ द एडिशन पॉलीमर कंपेयर टू द कंडेंसेशन पॉलीमर, जनरली एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो आपके पास इसमें क्या डिफरेंस होगा। दियर बेक बोन कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड विथ नो बाई प्रोडक्ट फॉर्म, आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमर में बाई प्रोडक्ट वाटर मॉलिक्यूल या CH4NH3 HCl मीथेनॉल ये छोटे मॉलिक्यूल उसमें बन सकते हैं, लेकिन जो एडिशन पॉलीमर होगा उसमें बाई प्रोडक्ट कोई चीज़ नहीं बनेगा, सिर्फ डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे और सिंगल बॉन्ड आपस में मोनोमर्स बनाएंगे।
ये था आपके पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जो आपके 3 मेन टॉपिक इसमें डाइज और ये शामिल थे। डाइज, पॉलीमर्स और स्टार्ट में एक और पढ़ा एडेसिव। तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ लाजिमी शेयर करें, और ये अक्सर कॉलेज में लास्ट चैप्टर है तो ये रह जाता है। और दूसरा जनरल टॉपिक है नॉर्मली इसमें जहाँ पर दूसरी ब्रांचेस होते हैं जिसमें हम केमिस्ट्री का कुछ लॉजिक एक्सप्लेन करते हैं, तो यहाँ पर इस तरह ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए इनको इतना नहीं पढ़ाया जाता सही तरीके से। तो इससे 3-4 MCQs आपके इजीली आप इससे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इनको गौर से पढ़ लें और अपने फ्रेंड के साथ लाजिमी शेयर करें। इंशाल्लाह इसके बाद जो है नेक्स्ट पोर्शन पे, जिसमें हमने 3 यूनिट्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं, उस पर स्टार्ट लेंगे। शुक्रिया।